हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो दैट आप लोग बहुत अच्छे होंगे, वेल एंड फाइन। एंड लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, हम कैपलस लॉ को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन और प्लस कोनिक सेक्शन की इक्वेशन निकाली थी ताकि आपको कैपलस लॉ समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और जिन्होंने ये नहीं पढ़ी है, अभी सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पहले इनको एक बार पढ़ के आइएगा ताकि आपको ये चीजें फिर सही से समझ में आए। लेकिन आज तो मैं केवल इनके लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इनके वेरिफिकेशन हम वन बाय वन करेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब वन बाय वन कहने का मतलब फिर हम फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करेंगे, सेकंड लॉ को इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे और थर्ड लॉ को इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे। क्योंकि देखिए इंटर लेवल तक थोड़ा सा वैल्यूबल अलग था, अब आप ग्रेजुएट लेवल पे चले तो थोड़ा सा आपको उसको वेरीफाई करके आपको देना पड़ेगा। अब देखिए भाई, जो कैपलर थे या फिर हम अगर सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्वेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसा मोशन, उनका पीरियोडिक मोशन है, लगातार मोशन कर रहे हैं। तो इसी से रिलेट करते हुए कैपलर ने बेसिकली तीन लॉज दिए। इसी से रिलेट करते हुए तीन लॉज लिए। वो कौन कौन से थे? एज, पहले तो मैं लिख रहा हूं, एज the motion of the planet, the motion of the planets around the sun is periodic। वो क्या होता है आपका पीरियोडिक, मैंने क्या कहा, लगातार अपनी गति को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हैं। तो कैपलर ने इस उनके मोशन से रिलेटेड हमको तीन लॉज प्रेडिक्ट किए। एज द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज पीरियोडिक, एंड सर कैपलर suggested three laws about the motion of the planets। मैं इस तरह से लिख भी रहा हूं ताकि आपका नोट्स भी साथ में बनते रहें, ठीक है ना। तो हमको ये तो पता है कि भाई सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मोशन कर रहे हैं, तो पहला लॉ उन्होंने यही दिया था। हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, बट मैंने आज क्या अभी आपको क्या बोला कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तीनों लॉ जान तो लीजिए कि एक्चुअली ये लॉ थे क्या, कि फिर उसके बाद देन आपका वी आर गोइंग टू वेरीफाई देम, उसके बाद हम उन चीजों को वेरीफाई करने पड़ जाएंगे। देखिए पहले हमने क्या लिखा और मैंने आपको क्या बताया कि सन के अराउंड वो कैसे हमारी धरती है 365 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, मतलब एक साल लग जाता है उसको, 1 ईयर 366 बाय 1/4 डेज। तो वो 1 ईयर में अपना एक राउंड पूरा कर रही है, तो लगातार मूव कर रही है ना, ऐसा तो नहीं अपना मोशन बीच में छोड़ दे रही है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, एज द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन इज पीरियोडिक and Sir Kepler suggested three laws about the motion of the planets around the sun। Is that clear? तो फर्स्ट जो लॉ था Kepler's first law, Kepler's फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ हमसे कहता क्या था? देखो फर्स्ट लॉ बेसिकली ना, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो कैपलर ने मार्स के बारे में स्टडी किया था। सर कैपलर द्वारा मार्स को स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि यार मार्स की जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, और उन्होंने उसको देखकर सभी प्लैनेट्स के लिए वही चीज प्रेडिक्ट कर दी एक्चुअली। तो फर्स्ट लॉ हमसे कहता क्या है, पहले वो चीज समझिए। फर्स्ट लॉ हमसे ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल तो आपने पढ़ा ना, इलिप्स जो आप इंटर में पढ़ते हुए आए हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और सन उसके किसी एक फोकस पर है। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो पहला लॉ हमसे बोलता है कि भाई जैसे अगर हम मान लीजिए कि ये इलिप्स है कोई, अभी तो मैं जनरल एक इलिप्स लेके चल रहा हूं और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स ले लिया है, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये सेंटर है। यहां पर कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं, एक एस और एक मान ले रहा हूं मैं एस एस। तो हमको कैपलर का पहला नियम ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहे हैं, जहां पर सन किसी एक फोकस पर है।
इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लॉ तो आप पहले उस चीज को लॉ लिखिए, फिर उसके बाद हम उसको समझा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ आपसे क्या कह रहा है कि ऑल द planets revolves around the sun in elliptical orbits where the sun is at any focus of ellipse. मीन टू से कि सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, जहां सन कहां पर होता है, किसी एक फोकस पर होता है। अब अगर हम इस इलिप्स को थोड़ा सा कंसीडर करें, ये चीज हमें वेरीफाई भी करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन ग्रेजुएट लेवल, यू शैल हैव टू वेरीफाई दैट इन द एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली। लेकिन अभी मेरा काम क्या है, केवल अभी पहले मैं लॉस को समझा रहा हूं, ठीक है, आपको लॉ समझ में आ जाए। तो आप मान ले रहे हैं कि भाई हमारा एक इलिप्स है, और इलिप्स की जनरल इक्वेशन आपको पता है कि क्या होती है, x square upon a square plus y square upon b square and that is equals to 1, जहां पर a अभी मैं मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, मतलब ये आ गया a, 0, ये आ गया -a, 0, इसको आप कह सकते हैं ये माइनर एक्सिस दैट इज b, और ये नीचे वाला भी b ही होता है, ये भी a ही डिस्टेंस है। बस हमारा वर्टेक्स मतलब हमारा जो ओरिजिन है, अभी ओरिजिन हमारा c सेंटर 00, ये 00 पॉइंट है, तो ये 0, b एंड हियर इट इज 0, -b। तो ये प्लैनेट है m मास का कोई प्लैनेट। तो ये प्लैनेट क्या कर रहा है, इस सन के अराउंड, और सन कहां है, किसी एक फोकस पर। आप चाहे ये वाला फोकस ले लो, चाहे ये वाला फोकस कंसीडर कर लो, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सन हमारे या तो इस फोकस पर बैठा हुआ है या फिर इस फोकस पर बैठा हुआ है, और प्लैनेट हमारे इसके अराउंड इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज यहां पर आप थोड़ा सा नोटिस करें, भाई फोकस है तो डेफिनेटली इसका लेटस रेक्टम भी होगा, भाई इसके लेटस रेक्टम की लंबाई मान लीजिए 2l है, मतलब सेमी लेटस रेक्टम, या सेमी लेटस रेक्टम कितना हो गया, l। ये जो फोकस है, इस फोकस के कोऑर्डिनेट ae, 0, यहां फोकस के कोऑर्डिनेट -ae, 0। अच्छा देखो, अब अगर ये जब प्लैनेट इस पॉइंट पर होगा, अभी मैं अगर यहां मान लूं कि सन इस पोजीशन पर है, इस वाले फोकस पर है, क्योंकि मैंने स्टार जैसा बना दिया वहां पर, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि सन हमारा इस पॉइंट पर है और प्लैनेट मेरा इस पोजीशन पर है, तो यहां पर देखो तो ये तो प्लैनेट अभी सन के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो जब प्लैनेट सन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है और उस पोजीशन को, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नजदीक है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहेलियन। पेरी क्या पेरिलियन। पेरिलियन मतलब कौन सी पोजीशन, जब प्लैनेट मेरा सन के क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट पर है, और यही देखो प्लैनेट घूमता 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 घूमता, जिसमें प्लैनेट यहां पर था तब तो ये बिल्कुल ये डिस्टेंस थी, जब ये घूमता हुआ राउंड मारता हुआ यहां पहुंच जाएगा, अब तो ये क्या है, प्लैनेट इससे सबसे ज्यादा दूर है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम अपेलियन। तो मतलब अपेलियन, इसको याद करने का तरीका भी सिंपल है, पास में है तो पी से स्टार्ट होना, पास तो पेरिलियन, दूर है तो अपेलियन। इज दैट क्लियर? तो पेरिलियन पोजीशन पर जब मेरा प्लैनेट है, तो यहां पर देखो इसकी सन से दूरी अलग है, यहां पर सन से दूरी अलग है। इज दैट क्लियर? तो दोनों पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पर सन से अगर डिस्टेंस निकालूं प्लैनेट की, यहां से सेंटर से दूरी ये टोटल a थी, यहां से यहां तक की दूरी ae है, तो ये वाली डिस्टेंस देखो सन से ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहां पर अगर मैं सन से डिस्टेंस निकालूं, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस ae, दैट इज a 1 माइनस e। और अगर इस पॉइंट की, इस पोजीशन की यहां से डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें, तो यहां से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस ae और ये प्लस a, तो यहां पर r की वैल्यू आएगी a प्लस ae, दैट इज a 1 प्लस e। तो ये फारदेस्ट डिस्टेंस है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं,
इसके नीचे आप ये फिगर तो बनाएंगे और इस पॉइंट को पैरेलल है, लेकिन हाँ ये एरो मत दिखाइएगा, हाँ बस इस पॉइंट को अपेलियन और आर आप दिखा सकते हैं। ये आर कौन सा है, ये आर मैक्स है, आर सफिक्स में मैक्स लिख रहा हूं, और ये आर कौन सा है, ये मिनिमम है, मतलब सन से मिनिमम डिस्टेंस। तो सन से मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, पेरिलियन, और सब सन से मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाती है आपकी अपेलियन। अच्छा, इसी इलिप्स में जहां हमारी मेजर एक्सिस ए और माइनर एक्सिस बी थी, अगर मैं बी को ए रिप्लेस कर दूं तो यही इक्वेशन किसकी बन जाएगी, देखें सर्कल की बनेगी नहीं बनेगी। तो ये ई है ना, ये बेसिकली इसेंट्रिसिटी होती है। मैं इससे पहले लेक्चर्स में भी समझा चुका हूं। इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब भाई अगर मैं इसको ए बना दूं तो ये सर्कल की इक्वेशन, सर्कल कैसा हो जाएगा, जिसकी सेंटर से दूरी चारों तरफ बराबर आएगी। लेकिन यहां अलग अलग है, यहां ए डिस्टेंस है, यहां बी है, यहां पर कुछ और डिस्टेंस होगी, यहां फिर से आ गई, इस पॉइंट पर कुछ और डिस्टेंस होगी, नाइदर इट विल बी ए नॉर इट विल बी बी, यहां फिर से बी आ गई, फिर यहां इस पॉइंट पर किसी और कोई और वैल्यू होगी, तो यहां फिर से ए आ गई। तो ये बेसिकली जो ये बी है ना, या फिर इसेंट्रिसिटी जो है, सॉरी इसेंट्रिसिटी जो है, या आप अगर किसी सॉरी सर्कल को हल्का सा ऐसे दबा दो, कंप्रेस कर दो, तो वो इसेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो हल्का सा कर जाता है, दब जाता है। अगली बात क्लियर, वो हल्का सा कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम, और उसमें क्या है, दबाव कुछ नहीं है, सर्कल में दबाव कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू 0 हो जाती है फॉर सर्कल, लेकिन ये वैल्यू 1 से छोटी होती है फॉर इलिप्स के लिए। ई की वैल्यू देखो, यहां 0 करो, आर बराबर है, यहां 0 करो, आर बराबर है, तो तब तो दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई ना, तब तो सन से ही चाहे मैं ये आप पेरिलियन की दूरी निकालो या अपेलियन की दूरी निकालो, दो बोथ ऑफ द डिस्टेंसेस आर सेम, दोनों ही डिस्टेंस आपकी सेम कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? तो पहले तो ये इतना आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा ग्राफ बना लीजिए, फिर जो पेरिलियन और अपेलियन वाली बात कही है, एक बार हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ये भाई इतना ये फिगर बना के इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोगों फिगर बना लिया होगा। तो जो मैं आपसे बता रहा था कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है दैट इज पेरिलियन, और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस पर है, ये कौन सा पॉइंट था, प्लैनेट जब मेरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे था, कहां से, सन से, और ये हमारी थी लेटस रेक्टम। तो पेरिलियन पॉइंट पे 4 लिख लीजिए, द क्लोजेस्ट या द पॉइंट ऑन द ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वेयर द प्लैनेट is nearest to sun is called perihelion, और perihelion पे at this point आप इसे चाहे ब्रैकेट में लिख लें, at this point r मिनिमा, आर मिनिमा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये जो आर मिनिमम थी, ये वैल्यू क्या थी, a1 माइनस ई, जहां पर ई है हमारी इसेंट्रिसिटी। दूसरा वो पॉइंट जहां पर प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर है, वो क्या थे, अपेलियन, एंड द पॉइंट्स वेयर द प्लैनेट्स are at the largest distance from sun is called aphelion. वो अपेलियन कहलाता है। और एट दिस पॉइंट पर, at this point r max, ये वैल्यू क्या थी, a1 प्लस ई। अच्छा, अब जो हम इलिप्स में बात कर रहे थे ना, इलिप्स में, क्योंकि हमने इस इलिप्स की इक्वेशन क्या कंसीडर करी थी, वी हैव कंसीडर्ड दैट कि हमारी इलिप्स की इक्वेशन y² अपॉन v² इक्वल्स टू 1 है।
इस इलिप्स में जो आप अभी तक इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए हैं, अभी तक तो मैं उसी टॉपिक को ले चलता हूँ, क्योंकि अभी तो हमने वेरीफाई करना स्टार्ट ही नहीं किया। वेरीफाई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, क्योंकि फिर हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे उनको। तो इसमें जो माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस भी थी हमारी। माइनर एक्सिस और इनके बीच जो रिलेशन होता है, या फिर जो लैटस रेक्टम और इनके बीच जो रिलेशन होता है, हेयर जो लैटस रेक्टम होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी आपकी माइनर एक्सिस है, जहां पर बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं ए 1 माइनस ई स्क्वायर। और 1 माइनस ई स्क्वायर से ही आप समझ जा रहे होंगे कि ई लेस देन 1 होगा, क्योंकि ई अगर 1 से बड़ा हो गया ना तो लैटस रेक्टम की लंबाई नेगेटिव हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से अगर बड़ा होगा तो ये तो आपका नेगेटिव क्वांटिटी आ गई ना। तो इलिप्स के केस में ये क्या होती है, इससे वैल्यू छोटी होती है। तो आई थिंक सो आपको पहला लॉ समझ में आया होगा, और पेपर में जब आएगा तो आप फर्स्ट लॉ के साथ उसको वेरीफाई करते हुए चलेंगे। लेकिन आज हमारा टारगेट है केवल आपको लॉस को समझाना। तो हमारा पहला लॉ से क्या करा, आई एम गोइंग टू रिपीट द स्टेटमेंट कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जो आप पहले लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन थिंग कि जो पोजीशन पर प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा पास होता है दैट इज कॉल्ड पेरिलियन। वहां पर आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है आर ए 1 माइनस ई, और मैक्सिमम होती है कितनी, आर मैक्स ए 1 प्लस ई। इज दैट क्लियर? और सन कहां पर स्थित है, उसी इलिप्स के किसी एक फोकस पर, और ये फोकस आपने कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया हुआ है। इट इज नॉट सो नेसेसरी कि दैट सन यहीं पर है, आप उस सन को इस वाले फोकस पर, जहां जिसको मैं एस डैश कह रहा था, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि ये डिस्टेंस भी ए ही होती है, जहां पर ई इसेंट्रिसिटी है। तो किसी भी फोकस पर आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्लर्स सेकंड लॉ। चलिए अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ हमसे देखिए क्या कहता है। सेकंड लॉ हमसे ये कहता है, भाई पहले लॉ ने तो ये बता दिया कि भाई इलिप्स में मूव कर रहे हैं, और हम इसको ये एक एक लॉ मैं आपको बोल चुका हूं, एक एक लेक्चर्स में, नेक्स्ट एक एक लेक्चर्स में विद वेरिफिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन पहले तीनों लॉ समझना जरूरी है, देन आफ्टर ही हम उसके बारे में फिर फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ हमसे क्या कहता है, देखो सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई जब मेरा प्लेनेट यहां पर है, भाई ये मेरी कौन सी पोजीशन थी, पेरिलियन की पोजीशन थी, जब से बिल्कुल जब नियरेस्ट था। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली कि प्लैनेट जब इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्वेशन नहीं करता। मतलब यहां वेलोसिटी अलग होती है, यहां वेलोसिटी अलग है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, यहां वेलोसिटी अलग है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है। मतलब यहां पर घूमते समय उसकी वेलोसिटी चेंजेबल है, वो लगातार चेंज होती रहती है। सारी बात क्लियर? तो इसको एक जनरल या सिंपल लैंग्वेज में भी आप इसको क्या, पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आई कि क्या मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी कहां पर ज्यादा, सॉरी हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि उनकी वेलोसिटी जब वो पेरिलियन पोजीशन पर होते हैं तो यहां पर उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम, किसकी वेलोसिटी, प्लैनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम, और जब अपेरियन की पोजीशन पर होते हैं तो यहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। मतलब जब आर मैक्सिमम है, प्लैनेट की सन से दूरी मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब प्लैनेट की सन से दूरी मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर? तो आप चाहे तो इन दो पॉइंट्स को लिख सकते हैं, फिर लॉ तो उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट कि द स्पीड या द स्पीड of planet revolving in elliptical orbit around the sun is not कांस्टेंट। पहली चीज तो कि जो प्लैनेट इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, जो भी प्लैनेट, अगर हम कोई भी मान लें एम मास का प्लैनेट है, तो एम मास का प्लैनेट जो इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, सब जगह पे अलग अलग है। सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया कि कहां पर मैक्सिमम है, पेरिलियन पर मैक्सिमम और अपेरियन पर मिनिमम है। द स्पीड
of planet is maximum at perihelion and minimum at अपेरियन। मतलब मिनिमम कहां पर है, अपेरियन की पोजीशन पर है, मैक्सिमम कहां पर है, पेरिलियन की पोजीशन पर है। अब इसके बाद लॉ आया, तब उन्होंने इसके बाद भाई अब यहां पर सोचो कि भाई जब उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा स्पीड यहां पर अगर मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है, मतलब यहां पर प्लैनेट क्या कर रहा होगा, तेजी से भाग रहा होगा। मतलब सन यहां पर बिल्कुल भाग रहा है, तो मतलब यहां पर आपका जो प्लैनेट है तेजी से रिवॉल्व करेगा, यहां आपका वही चीज स्लोली स्लोली मूव करेगा। एग्जैक्टली है। तो उन्होंने उस पर एक लॉ बना दिया। क्या लॉ बनाया उन्होंने, जो लॉ दिया, अब एक्चुअली लॉ आ गया। उन्होंने जो लॉ दिया, उन्होंने कहा कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज अ कांस्टेंट। और एरियल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब dA/dt मस्ट बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूं, दैट इज dA/dt। एरिया, ए मेरा एरिया है, बाय dt ये होना चाहिए क्या, कांस्टेंट। इट मीन टू से कि अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई प्लैनेट है, वो ए से ए नहीं पॉइंट लेते, ये हमने वहां पोजीशन लेके अपेरियन की, बी से सी पर गया dt टाइम में, उसने ये एरिया ट्रेस कर दिया, उसके द्वारा ट्रेस किया गया एरिया ये है। ये कितने समय में ट्रेस किया, dt टाइम में। और जब प्लैनेट यहां कहीं था, Q से R जाने पर भी उसे dt टाइम नहीं लगा, हम ये मान रहे हैं। अब इसने कितना एरिया ट्रेस किया, देखो अब इसने इसके द्वारा ट्रेस किया गया एरिया ये हो गया ना। तो एरियल स्पीड कांस्टेंट कहने का मतलब कि dt टाइम में यहां द्वारा एरिया जो ट्रेस किया गया BSC एरिया बराबर होना चाहिए किसके, QSR के। दैट इज आपका क्या होना चाहिए, एरिया BSC बराबर होना चाहिए एरिया QSR के। तो एक बार पहले इतना लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा इस पर लिटिल बिट डिस्कशन और करते हैं, क्योंकि हम उसको वेरीफाई तो करेंगे डेफिनेटली, इट हैज टू बी वेरीफाइड, उसको वेरीफाई किया जाएगा। लेकिन अभी केवल समझने के लिए है। और यहां पर डेफिनेटली ये होगा ना कि भाई देखो भाई, अगर यहां पर तेजी से भाग रहा है, यहां पर कम भाग रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए भाई, इसके द्वारा जो ट्रेस तेजी से अगर भाग गया तो तेजी से भाग रहा है, तो इसके द्वारा जो ट्रेस एरिया होना चाहिए चौड़ा होना चाहिए, ट्रेस एरिया होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए। और ये कैसी स्पीड से भाग रहा है, कम स्पीड से भाग रहा है, तो इसके द्वारा ट्रेस एरिया क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नैरो होना चाहिए, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। एग्जैक्टली, तभी तो एरिया सिमिलर हो पाएगा। सारी बात क्या, तो उन्होंने क्या बोला कि समान टाइम में जो प्लैनेट है, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया ही स्वीप करते हैं या सेम एरिया ही ट्रेस करते हैं, इसीलिए उसको कह दिया एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। लेकिन अभी इतना बनाएंगे, फिर उसके बाद इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो एक बार इसको जो मैं आपको बताया था कि एरिया BSC बराबर एरिया QSR हो जाएगा। तो ये चीज क्या थी भाई, dt टाइम में ही प्लैनेट ने ये एरिया ट्रेस किया था, dt टाइम में ही इस प्लैनेट ने ये एरिया ट्रेस किया था। तो समान टाइम इंटरवल में वो समान एरिया ट्रेस कर रहा है, इसीलिए तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हुई। जैसे सामान्य वेलोसिटी आप क्या निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एरियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एरिया अपॉन टाइम। तो dA/dt को हमने कांस्टेंट कर दिया, दैट इज एरियल वेलोसिटी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सो इफ a planet traces area BSC and area QSR in same time interval at different position, लेकिन कहां पर, डिफरेंट पोजीशंस पर, पोजीशंस
देन तो आपके पास कंडीशन क्या थी, एरिया बी एस सी बराबर था एरिया क्यू एस आर। तो इसको आप दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक प्लेनेट सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया ही ट्रेस कर सकता है। तो वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट ईच प्लेनेट traces same area in same time interval while revolving around the sun। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक प्लैनेट ट्रेस करता है समान एरिया सेम टाइम इंटरवल में, जबकि क्या कर रहा हो, अराउंड सन के अराउंड क्या कर रहा हो, रिवॉल्वेशन कर रहा हो। तो हमारा सेकंड लॉ यहां पर समझने के लिए अभी सफिशिएंट है, क्योंकि हम उसको वेरीफाई करेंगे। मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स बोल चुका हूं, चलिए एक बार इतना भी लिख लीजिए। देन वी आर मूविंग ऑन द थर्ड लॉ। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर से जो है फर्स्ट लॉ को वेरीफाई, फिर सेकंड लॉ, देन आफ्टर थर्ड लॉ, तीनों को हम एक एक करके इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे। तो एक बार कॉपी कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा थर्ड लॉ की कि कैप्लस थर्ड लॉ क्या कहता है। कैप्लस ठीक है भाई, प्लैनेट तो हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन किसी एक फोकस पे बैठा हुआ है क्या। अब इसका मतलब प्लैनेट, और दूसरी सबसे जो स्टार्टिंग हमने क्या दिखाई थी कि प्लैनेट क्या कर रहा है, इसके अबाउट पीरियोडिक मोशन कर रहा है, मतलब अपने मोशन लगातार रिपीट कर रहा है। तो डेफिनेट है कि इसको एक साइकिल अपनी कंप्लीट करने में टाइम भी तो लग रहा होगा। और अगर इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में अगर हम ये मान के चले इसको टी टाइम लगा, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया समय रिवॉल्वेशन टाइम, रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्वेशन टाइम। तो सेकंड थर्ड लॉ हमसे ये कहता है कि जो प्रत्येक प्लैनेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस प्लैनेट का रिवॉल्वेशन टाइम का स्क्वायर, और रिवॉल्वेशन टाइम मैंने क्या कहा, वो समय जिसमें जितने समय में इसने अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, रिवॉल्वेशन टाइम का स्क्वायर इलिप्स की मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इलिप्स की मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार केवल अभी तो मैंने केवल लॉ ही बोला है क्या, कि प्रत्येक प्लैनेट भाई जब इसके अराउंड मोशन कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड भी है, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड है, इसका मतलब तो प्रत्येक प्लैनेट के जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप लिख लें, इट states that the square of revolvation time of a planet, the square of revolution time of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of that elliptical orbit in which the planet is revolving around the sun। तो हमारा तीसरा लॉ क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन टाइम ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट इन व्हिच द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मतलब किसी भी प्लैनेट के रिवॉल्यूशन टाइम का स्क्वायर उस जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हम एक एक करके तीनों को वेरीफाई करेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार करना था कि ताकि आपका हल्का सा दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाए कि हमसे कैप्लस कह क्या रहे थे।
ठीक है, तो आपको आई थिंक सो कि ये लॉ तो थोड़ा सा सही से क्लियर होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में तो ये भी कहा जाता है, कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि रिवॉल्यूशन टाइम का स्क्वायर सन से उसकी एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। एवरेज डिस्टेंस मतलब ना ही वो ए है ना ही वो बी है, कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस ले ली, जैसे मैंने ये आर डिस्टेंस मान ली, तो आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब औसत दूरी। मतलब यहां पर ये स्टेट किया गया कई बुक्स में कि स्क्वायर ऑफ द रिवॉल्यूशन टाइम ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो एवरेज डिस्टेंस तो एक्चुअली लॉ ये था, तो ये था कि भाई जो रिवॉल्यूशन टाइम के स्क्वायर था वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल था। लेकिन हाँ, इस वाले केस में हम जब ये मान के चले कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एवरेज डिस्टेंस कहने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सारी दूरियां आ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में तो यहाँ भाई हर पॉइंट पर डिस्टेंस चेंज हो जा रही है यार। अरे बात क्लियर? तो कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि एवरेज डिस्टेंस, और आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेक ऑफ कन्वीनियंस में आ जाता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता उस डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस के बीच में। ज्यादा डिफरेंस, बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट्स में मेजरमेंट करते हैं, जब डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो कोई बहुत बिगेस्ट डिफरेंस नहीं आता वहां पर, जब हम एवरेज डिस्टेंस की बात करें और सेमी मेजर एक्सिस की बात करें। तो व्हाटएवर यू लाइक, आपको जैसा अच्छा लगता है, चाहे आप सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल लिखिए, या फिर इस तरह से लिख दीजिए कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, सॉरी ये यहां से नहीं, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सन से जो एवरेज डिस्टेंस होगी उसकी वो आर है, अगर ये वाली वैल्यू आर, तो आप ऐसा उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज केवल मेरा टारगेट था केवल प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर करना, और आई होप सो आपके तीनों लोग थोड़ा बहुत तो समझ में आए होंगे। और भाई समझ में आ रहा है तो पढ़िए, पढ़ाई का तो आनंद लीजिए, मैं रोज ही कहता हूँ आपसे, और रोज कहता भी रहूँगा भाई, वो मेरी हैबिट में है, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और चाहे वो ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, वो सभी मुझे रिप्लाई भी करते हैं, और अच्छा भी लगता है भाई, सुनने में भी अच्छा लगता है, और प्लस जब आप लोग वर्क करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा अंदर से भी महसूस होता है कि दैट मेरी मेहनत काम कर रही है। तो पढ़िए भाई, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू वेरीफाई कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, और जिसके लिए आपको मैंने पहले ही सेंट्रल ऑर्बिट और कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को वेरीफाई कर रखा, ताकि आपको वहां पर यूज करते समय दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि जितने भी प्लैनेट यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं ना, सब सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत ही मूव कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी बात को लेके चलना है। वहां पर हमारा कोई भी, मतलब जो एक्सेलरेशन में काम कर रहा है वो सेंट्रल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नो रेडिकल नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, ओनली द रेडिकल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट। केवल प्लैनेट पर रेडिकल एक्सेलरेशन ही काम कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो जीरो हो जा रहा है उसका। जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ी थी, वहां पर हमने निकाला भी था इस चीज को, तो वही चीज हम वहां पर डिस्कस करने जाएंगे। चलिए, आज के लिए सफिशिएंट है, मजे करिए भाई लाइफ में, पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड एंजॉय योर लाइफ, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। ओके, गुड बाय डियर्स।